क्या हो जब तुम अपने 18 साल के होने के बाद जल्दी घर जाके अपना फेवरेट गेम खेलने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये बात ट्रक उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाए, इसलिए वो तुम्हें मारकर तुम्हारे उसी फेवरेट गेम में तुम्हें रिकनेक्ट कर दे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाए कि आप अपने फेवरेट गेम के विलन मतलब लास्ट बॉस की बॉडी में रिकनेक्ट हो जाते हो, जिसका नाम है प्राइड, जो किंगडम ऑफ फ्रासिया की फर्स्ट प्रिंसेस है। लेकिन प्राइड गेम में बहुत ही ज्यादा जल्लाद थी और उसने किंगडम की रानी बनने के बाद इतने ज्यादा ईविल काम किए कि अगले 10 साल में उसने पूरे किंगडम के घोड़े खोल के उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, गेम वाली प्राइड ने गेम के मेन हीरोइन और उसके सभी लवर को इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि उन सभी ने मिलकर प्राइड को भगवान के पास भेज के अपना बदला ले लिया। इन बातों को याद करके हमारी नई प्राइड बेहोश हो जाती है और जब उसे वापस होश आता है तब उससे मिलने उसके पापा, जो इस किंगडम के प्रिंस और किंग है, वो आते हैं और वो आके बताते हैं कि प्राइड की माँ रोसा भी उसके बेहोश होने की खबर सुन के उससे मिलना चाहती थी, लेकिन क्वीन होने की वजह से उन्हें अपनी बेटी से ज्यादा अपनी प्रजा प्यारी, इसलिए वो नहीं आ पाई। और वैसे भी गेम में प्राइड अपने बचपन में अपनी मम्मी रोसा से बहुत ही कम बार मिली है। इन बातों के बाद प्राइड अपने पापा एल्बर्ट से अपनी छोटी बहन टियारा, जो उससे 2 साल छोटी है, उसके बारे में पूछती है और मन ही मन बोलती है कि गेम की हीरोइन टियारा ही है। पर एल्बर्ट को ये जान के बड़ी हैरानी होती है कि प्राइड को अपनी छोटी बहन टियारा के बारे में कैसे पता, जब उसे किसी ने बताया ही नहीं कि उसकी कोई छोटी बहन है। और जब रोसा प्रेग्नेंट होगी तब भी प्राइड को पता नहीं चला होगा, क्योंकि फूला हुआ पेट देखने के लिए प्राइड को रोसा से मिलना भी जरूरी होता। सभी बातों को एनालाइज करके एल्बर्ट दिमाग लगाता है कि प्राइड को फ्यूचर देखने की स्पेशल एबिलिटी मिली है, जो उसकी माँ के पास भी है। और इसी बात को समझ के वो प्राइड को फ्रासिया किंगडम की क्वीन बनने का अगला दावेदार बना देता है, क्योंकि फ्रासिया किंगडम में सभी लोगों के पास अलग अलग स्पेशल एबिलिटी होती है, पर जिनके पास भी फ्यूचर देखने की पावर होती है उसे ही किंगडम ऑफ फ्रासिया का न्यू क्वीन या किंग बनाया जाता है। मतलब ऐसा रूल है और ज्यादातर फ्यूचर देखने की एबिलिटी सिर्फ लड़कियों को मिलती है। फिर एल्बर्ट प्राइड की फ्यूचर देखने वाली बातें क्वीन रोजा को बताने निकल जाता है। पापा के जाने के बाद प्राइड को याद आता है कि गेम में जब प्राइड को फ्यूचर देखने की पावर मिली थी तब प्राइड ने इस पावर का यूज अच्छे काम करने के बजाय ईवल काम करने के लिए यूज किया। और गेम की 2 एंडिंग है। फर्स्ट है ईवल काम करने की वजह से प्राइड लास्ट में मारी जाएगी, और सेकंड वो इतनी ज्यादा ईवल हो जाएगी कि अपनी बहन और उसके लवर को मरवा देगी। पर ये जापान वाली प्राइड एक अच्छी लड़की है, इसलिए वो ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि टीआर और उसके लवर अच्छे लोग हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है गेम में एल्बर्ट रोजा से मिलते जाते वक्त टूटी हुई कार्ट व्हील होने की वजह से एक्सीडेंट में मारा जाएगा। और ये बात गेम वाली प्राइड फ्यूचर में नहीं देख पाई थी, लेकिन वो तो गेम खेल चुकी है, इसलिए वो एल्बर्ट को ये बताने के लिए विंडो में चढ़ जाती है और अपने सर्वेंट को उसे रोकने से मना करती है। बाहर बहुत तेज आंधी चल रही होती है, लेकिन फिर भी बड़ी ही मुश्किल से ही सही प्राइड अपने पापा एल्बर्ट को टूटे हुए व्हील के बारे में बता के उनकी जान बचा लेती है। और जब नल्ली प्राइड तेज हवा से नीचे गिरने वाली होती है तब उसका एक सर्वेंट उसे पीछे खींच के बचा लेता है। पर पता नहीं क्यों ऐसा करने के बाद सभी सर्वेंट प्राइड से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, क्योंकि उसके मना करने के बाद भी कि मुझे विंडो से नीचे नहीं उतारना, सर्वेंट लोगों ने वही काम किया, इसलिए वो रोते हुए प्राइड से सॉरी बोलते हैं। तब प्राइड को समझ आता है कि गेम वाले प्राइड ने सभी सर्वेंट को इतना ज्यादा डरा के रखा था कि वो उसकी जान बचाने के बाद भी अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि छोटी सी गलती करने पर भी वो किसी को भी डेथ पेनाल्टी दे देती थी। पर न्यू प्राइड गेम वाली प्राइड जैसी नहीं है, इसलिए वो पिनपिना के रोने लगती है। तभी वहाँ एल्बर्ट आता है, जिसे पहले लगता है कि सर्वेंट ने उसकी बेटी को टपली मार दी। पर प्राइड कहती है ऐसा नहीं है पापा, बल्कि इन लोगों ने तो मेरी जान बचाई, इसलिए सर्वेंट यहाँ गलत नहीं बल्कि मैं यहाँ गलत हूँ। और मन ही मन सोचती है आने वाले 10 साल में वो मरने वाली है, लेकिन मरने के पहले वो गेम वाली ईविल और निर्दयी प्राइड नहीं बनना चाहती, बल्कि अपने फ्रासिया किंगडम और उसके लोगों की मदद और सुरक्षा करना चाहती है वो। क्योंकि नई वाली प्राइड का मानना है कि यहाँ तो कोई ट्रक को आके उसे जान से मार के वापस जापान नहीं भेज सकता, और इसी तरह पिनपनाती हुई वो सो जाती है। फिर वो उठती है तब एल्बर्ट बताते हैं कि टियारा के 6th बर्थडे पर एक ग्रैंड पार्टी आयोजित होने वाली है, जहां वो उससे आसानी से मिल सकेगी। और अब जब प्राइड रानी बनने की दावेदार बन चुकी है तो एल्बर्ट उसके लिए एडॉप्टेड भाई लेके आएंगे, जो असल में उसका पर्सनल असिस्टेंट होगा। क्या मतलब, घर का बच्चा घर में काम करने के लिए चाइल्ड लेबर की कंप्लेंट भी नहीं कर सकता इस दुनिया में। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं जहां प्राइड सभी सर्वेंट लोगों से अच्छे से बात करती है, जिससे पूरे पैलेस में ये खबर फैल जाती है कि पावर मिलने के बाद प्रिंसेस प्राइड बदल चुकी हैं। लेकिन अपनी प्राइड मन ही मन सोचती है कि गेम वाली प्राइड तो पावर मिलने के बाद और भी ज्यादा ईविल और निर्दयी हो गई थी, लेकिन मेरा शुक्र मनामा ईविल और निर्दयी नहीं बनना चाहती। पर वो नोटिस करते हैं कि जब एल्बर्ट की डेथ हो गई थी और रोजा ये खबर सुनने के बाद कुछ ही दिनों बाद दुख की वजह से मारी गई थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके मम्मी पापा जिंदा हैं।
इसका तो ये मतलब है कि वो गेम की स्टोरी को चेंज कर सकती है। फिर वो अपने पापा एल्बर्ट के पास जाती है, जहां वो उसे उसके अडॉप्टेड भाई कम और असिस्टेंट ज्यादा स्टाइल से मिलवाती है, जो असल में 7 साल का अपनी मम्मी का इकलौता बच्चा है, जिसके हाथों में अभी हैंड कफ लगे हुए हैं, मतलब हथकड़ियां। ऐसा नहीं है कि उसे चाइल्ड लेबर ही बनाने के लिए यहाँ लाया गया है, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास टेलीपोर्टेशन की स्पेशल एबिलिटी है और ये हैंड कफ उसे अपनी एबिलिटी यूज करने से रोकती हैं। और रॉयल पैलेस आते टाइम स्टाइल कई बार भागने की कोशिश कर चुका है अपनी एबिलिटी की मदद से, लेकिन जब कल प्राइड स्टाइल के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सबऑर्डिनेशन कर लेती है तो इन हैंड कफ की कोई जरूरत नहीं होगी हमें। प्राइड जब स्टाइल को गौर से देखती है तब उसे याद आता है कि स्टाइल तो गेम में हीरोइन के बहुत सारे हीरो में से एक है, और गेम में प्राइड ने धोखे से स्टाइल को ये बोल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था कि अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवाने की परमिशन दिलवा सकती हूँ। पर इविल प्राइड ने स्टाइल से कॉन्ट्रैक्ट और सबऑर्डिनेशन की जगह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फिल्दी साइन करवा लिया था, क्योंकि एक कॉमनर बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए स्टाइल ने भी कॉन्ट्रैक्ट को अनपढ़ होने की वजह से साइन कर दिया। पर इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्टाइल प्राइड की किसी भी बात मानने पर मजबूर हो जाता है, मतलब वो प्राइड की कोई भी बात रिजेक्ट और मना नहीं कर सकता। ये बातें याद आते ही प्रेजेंट वाली प्राइड ठान लेती है कि वो गेम की स्टोरी को कतई फॉलो नहीं करेगी, इसलिए वो रात के अंधेरे में स्टाइल से मिलने आती है और उसे उसकी हैंड कफ की चाबी देती है, जो वो अपने पापा एल्बर्ट के पास से चुपके से लेके आई है, जिससे स्टाइल अपनी टेलीपोर्टेशन की मदद से बड़ी ही आसानी से अपनी मम्मी के पास जा सकता है। पर स्टाइल ऐसा करने से सख्त मना कर देता है, क्योंकि उसे वार्न किया गया था अगर वो पैलेस से भाग गया तो इसकी सजा उसे और उसकी माँ दोनों को मिलेगी। और वैसे भी 2 हफ्ते पहले ही स्टाइल को बता दिया गया था कि उसे प्रिंसेस प्राइड का असिस्टेंट और बॉडीगार्ड बनना है, इसलिए उसने अपनी मम्मी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए रोते हुए उन्हें हमेशा के लिए बाय बोल ही दिया लास्ट में। और दूसरी बात, उसके बहुत सारे दोस्त के पास भी स्पेशल एबिलिटी है, इसलिए अगर वो अपनी मम्मी के साथ किंगडम से बहुत दूर भी भाग जाते हैं तो रॉयल ऑफिसर किसी और बच्चे जो उसके दोस्त हो सकते हैं उन्हें प्राइड के लिए ले आएंगे, और ऐसा फ्यूचर वो अपने दोस्तों को नहीं देना चाहता जहां वो अपनी फैमिली से भी नहीं मिल सकते। ये बातें सुन के प्राइड, जो असल में 8 साल की है लेकिन दिमाग से 18 की है, वो सोचती है कि उसने ये दिमाग क्यों नहीं लगाया कि एक 7 साल का लड़का सब कुछ सोच समझ के ही अपनी माँ से दूर उसका असिस्टेंट और बॉडीगार्ड बनने आया होगा। इसलिए वो स्टाइल को बाय बोल के चली जाती है और दूसरे दिन स्टाइल प्राइड के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सबऑर्डिनेशन साइन कर लेता है, जिससे वो ऑफिशियली रॉयल फैमिली का प्रिंस और प्राइड का भाई कम असिस्टेंट और बॉडीगार्ड बन जाता है। इसी के साथ स्टाइल प्राइड से वादा करता है कि वो उसे और उसकी छोटी बहन टियारा की सभी खतरों से रक्षा करेगा। तो प्राइड कहती है कि अब तुम मुझे सिर्फ प्राइड बोलो, प्रिंसेस प्राइड नहीं, क्योंकि अब हम लोग सिबलिंग हैं। लेकिन तभी चांसलर गिलबर्ट वहां आते हुए स्टाइल से कहते हैं कि तुम पब्लिक प्लेस में प्रिंसेस प्राइड को योर हाईनेस और बड़ी बहन बोलकर ही बात करना होगा। प्राइड को गेम की यादों को याद करके याद आता है कि गिलबर्ट के पास इटर्नल यूथ की एबिलिटी है, पर इससे ज्यादा उसे गिलबर्ट के बारे में कुछ भी स्पेशल याद नहीं आता है। इसके बाद प्राइड स्टाइल को पूरे पैलेस घुमाती और दिखाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद स्टाइल भैया तेज बुखार आने की वजह से बेहोश होकर लंबा लेट जाते हैं। और प्राइड को स्टाइल के लिए बुरा लगता है, क्योंकि पहले तो वो अपनी मम्मी से दूर हो गया और प्राइड का असिस्टेंट बनने के लिए उसे दिन रात पढ़ाई लिखाई और बाकी चीजें सीखने की वजह से बुखार आ गई है। लेकिन सबसे ज्यादा प्राइड को दुख ये जान के लगता है कि गेम में प्राइड ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फिल्दी साइन करवाने के बाद स्टाइल को अपनी ही सगी माँ को मारने का ऑर्डर दे दिया था, जिसे ना चाहते हुए भी स्टाइल को पूरा करना पड़ा। और ये सब देख के गेम वाली प्राइड बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। प्रेजेंट में ये सब याद करके प्राइड रोने लगती है, जिससे स्टाइल को लगता है कि वो इसलिए रो रही है क्योंकि मुझे बुखार आ गई है। पर प्राइड स्टाइल को गले लगाते हुए कहती है कि वो स्टाइल की माँ के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचेगी और एक ऐसा किंगडम बनाएगी जहाँ सभी लोग खुशी से रह सकें। लेकिन फिर बहुत ही सीरियस टोन में स्टाइल से कहती है, अगर मैं कभी ईविल और निर्दयी क्वीन बन जाती हूँ तो तुम किंगडम को बर्बाद होने से बचाने के लिए बिना सोचे समझे मुझे मार देना। ये बात हमेशा याद रखना स्टाइल। गेम लाइफ में जब स्टाइल अपनी माँ का काम खत्म करके वापस आके प्राइड को निपटाने का ट्राई करता है तो वैसा नहीं कर पाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद एक सर्वेंट अपने मास्टर को निपटा नहीं सकता। तब स्टाइल ने प्राइड से पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया, तो प्राइड ने कहा कि सिर्फ टाइम पास और मजे करने के लिए। क्या मतलब ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने भी बोला था। पर ये सुन के स्टाइल अपने आप को निपटाने का सोच लेता है। पर ये बात जब प्राइड सुनती है तो वो और भी ज्यादा मजे और स्टाइल को सफर करने के लिए स्टाइल को ऑर्डर देती है कि जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे देती तब तक तुम खुद को निपटा भी नहीं सकते। ये सब होने के बाद स्टाइल ने ठान लिया कि वो एक दिन किसी न किसी तरह से प्राइड को मार के सबका बदला जरूर लेगा।
प्रेजेंट में स्टाइल नींद से जागता है तो उसे लगता है कि ये सब एक अजीब सपना था और कुछ नहीं, लेकिन उसे याद आता है जिस रात प्राइड उसे चाबी लेके आजादी देने आई थी और कल रात जब वो रो रही थी तब वो बिल्कुल उसकी माँ की तरह इमोशन एक्सप्रेस कर रही थी, क्योंकि जब स्टाइल की माँ को पैसे लेके उसे रॉयल फैमिली को देने का ऑर्डर मिला था तब वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा करना पड़ा। और तभी उसकी माँ के एक्सप्रेशन बिल्कुल प्राइड जैसे ही थे, पर स्टाइल का असली प्लान ये था कि वो बचपन से ही प्राइड के लिए सब कुछ करेगा और उसका खास बन जाएगा, जिससे फ्यूचर में प्राइड के क्वीन बनने के बाद वो प्राइड के साथ अपना अच्छे बॉन्ड होने की वजह से रॉयल लॉ से ये रूल बदल सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट और सबऑर्डिनेशन करने के बाद कोई अपनी फैमिली से आसानी से मिल सकता है। और ऐसा करने के बाद स्टाइल बड़ी आसानी से अपनी माँ और खुद को बिना किसी पनिशमेंट दिए उनसे मिल सकता है। लेकिन उसने सुना था कि फर्स्ट प्रिंसेस प्राइड अपने पापा की परी होने के साथ साथ बहुत ही गुस्से वाली है, पर उसे समझ नहीं आता अगर अफवाहें सही है तो कल रात प्राइड ने ये क्यों बोला, अगर मैं फ्यूचर में इविल और निर्दयी क्वीन बन जाती हूँ तो मुझे निपटा देना। प्रेजेंट टाइम पर प्राइड स्टाइल के पास आती है और उसे अपने साथ एक रूम पर लाती है जहां प्रिंस एल्बर्ट स्टाइल को उसकी माँ की तरफ से एक लेटर देते और कहते हैं कि इस बारे में तुम पैलेस में किसी को नहीं बताना, और ये सब मैंने प्राइड के रिक्वेस्ट करने पर कर रहा हूँ। और नॉर्मली रॉयल फैमिली का हिस्सा बनने के बाद कोई भी अपनी प्रीवियस फैमिली से ना तो बात कर सकता है और मिलने की बात तो भूल ही जाओ, पर प्राइड के रिक्वेस्ट करने पर तुम साल में एक बार अपनी मम्मी को लेटर लिख सकते हो और वो भी तुम्हें साल में एक बार लेटर लिख सकती है। लेटर में मम्मी ने लिखा होता है, स्टाइल बेटा, गांव वाले मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और मेरी बहुत इज्जत भी करते हैं, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। और प्रिंसेस प्राइड की रिक्वेस्ट करने की वजह से प्रिंस एल्बर्ट ने ये तरीका निकाला है जिससे हम दोनों एक दूसरे का हाल चाल ले सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लेटर का इंतजार करूंगी। ये सब पढ़ के स्टाइल जोर जोर से रोने लगता है और सबके लिए प्राइड का दिल से शुक्रिया अदा करता है। बाद में स्टाइल अपने रूम में सोच रहा होता है वो अपनी माँ के लिए लेटर में क्या लिखे, तब उसे नीचे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। जब वो अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी से नीचे जाकर चुपके से उनकी बातें सुनता है तब उसे पता चलता है कि गिलबर्ट पैलेस के सभी बड़े पद वाले लोगों से कहता है कि प्रिंसेस प्राइड क्वीन बनने के लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो शैडो में रह के नए प्रिंस स्टाइल को बुली और परेशान करती हैं। तो जरा सोचो क्वीन बनने के बाद वो कैसा कैसा काम करेंगी, और ये बात एल्बर्ट और क्वीन रोजा को भी मालूम है, इसलिए वो सोच रही हैं कि प्राइड को नेक्स्ट क्वीन बनाना सही है या नहीं। इन सभी बातों को सुन के स्टाइल को समझ तो आ जाता है कि गिलबर्ट जो भी बोल रहा है वो सब झूठ है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है उसे अभी नहीं पता। इसलिए वो गिलबर्ट की इन बातों के बारे में प्रिंसेस प्राइड और उसके नए मम्मी पापा को बताने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसे जल्दी समझ आ जाता है कि मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि मैं अभी अभी पैलेस पर नया आया हूँ। इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो बुक और बाकी सभी चीजों की मदद से बहुत इंटेलिजेंट बनेगा, जो लोगों की फेस और बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के समझ सके कि वो क्या सोच रहे हैं, और अपनी इमेज सभी लोगों जिसमें रॉयल फैमिली के साथ साथ इस किंगडम की प्रजा भी आती है उनके सामने वो इतनी अच्छी कर लेगा कि सभी लोगों को उसकी बात पर भरोसा करना ही पड़ेगा। और वो मनी मन प्राइड से वाव कर लेता है कि किसी भी हालत में वो प्राइड को ही क्वीन बनाने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, प्राइड को किसी भी मुसीबत से प्रोटेक्ट वो करेगा और उस रुकावट को भी खत्म करेगा, जिस वजह से प्राइड इस बात से डर रही है कि वो फ्यूचर में एक इविल और निर्दयी क्वीन बन सकती है। स्टाइल ये सब इसलिए करने को रेडी हो गया है क्योंकि अभी वाली प्राइड ने वादा किया है कि वो उसकी माँ और उस किंगडम की प्रजा को खुश देखना चाहती है, जिसके लिए प्राइड अपनी जान देने को भी रेडी है खुशी खुशी। कुछ दिनों बाद टियारा के 6th बर्थडे का दिन आ जाता है और इसी वजह से बहुत बड़े बड़े लोग पैलेस में आते हैं। इतना ही नहीं, आज ही के दिन सभी लोगों के सामने प्राइड को नेक्स्ट क्वीन बनाने का दावेदार अनाउंस किया जाएगा। प्राइड अंदर जाने से पहले बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है, पर स्टाइल उसको नॉर्मल रहने में मदद करता है। अंदर जाने के बाद क्वीन रोजा अपनी पहली बेटी को इतने सालों बाद देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद स्टाइल सभी को अपना फुल इंट्रोडक्शन देता है एज अ रॉयल फैमिली के न्यू प्रिंस के तौर पर। इसके बाद पार्टी गर्ल और सेकंड प्रिंसेस टियारा अपने पापा के साथ अंदर आती है, जहां प्राइड को वो अपनी माँ रोसा जितनी खूबसूरत लगती है और इसी वजह से वो गेम की हीरोइन है, ऐसा प्राइड को लगता है। और टियारा उन लोगों को हील करके अपना लवर बनाएगी जिन लड़कों के गेम वाली प्राइड ने घोड़े खोल के रखे थे। पर न्यू प्राइड अपनी छोटी बहन से बहुत ही अच्छे से बात करती है और उसकी प्रोटेक्शन करने का वादा भी करती है दिल से। स्टाइल भी टियारा को उसके भाई के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि हम दोनों का काम अपनी बड़ी बहन को क्वीन बनाना है। इस बात से स्टाइल सभी आए हुए लोगों के सामने ये साबित कर देता है कि हम भाई बहन के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। इन बातों के बाद क्वीन रोजा सभी लोगों को बताती है कि 1 महीने पहले प्रिंसेस प्राइड को फ्यूचर देखने की एबिलिटी मिली है और इसी वजह से मैं सभी के सामने मेरे बाद प्रिंसेस प्राइड को इस किंगडम की नेक्स्ट क्वीन बनाने की घोषणा करती हूँ, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं।
पर मैं आप लोगों को बता दूं, क्वीन रोजा के मरने के बाद या वो अपनी मर्जी से क्वीन की पोजीशन छोड़ देती हैं तभी प्राइड नेक्स्ट क्वीन बन पाएगी। पर इतने अच्छे और हैप्पी मोमेंट में गिलबर्ट वहां आके टियारा से कहता है, अगर आपके पास भी फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती तो आप प्रिंसेस प्राइड से भी कई अच्छी क्वीन बनती मेरी छोटी प्रिंसेस। पर ये बात सुन के स्टाइल और गिलबर्ट के बीच गर्मा गर्मी हो जाती है। जब गिलबर्ट प्राइड से फ्यूचर पॉलिटिक्स के बारे में बात करने लगता है तब एल्बर्ट उसके पास आके उसे अपने साथ ले जा लेता है, वो भी जोर जबरदस्ती। पर कुछ देर बाद रोजा एल्बर्ट से कहती है, 1 महीने के अंदर स्टाइल ने गिलबर्ट से प्राइड के लिए गर्मा गर्मी कर ली। और सच में जैसा एल्बर्ट तुमने कहा था, फ्यूचर देखने की पावर मिलने के बाद प्राइड बदल गई है और मैं उसका फ्यूचर भी नहीं देख पा रही, क्योंकि प्राइड का फ्यूचर प्रेजेंट टाइम में ही चेंज हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। पार्टी में नाइट आर्मी का कमांडर और लीडर रॉड्रिक आता है, जो प्राइड को उसके फ्यूचर क्वीन और उसकी छोटी बहन की बर्थडे की बधाई देता है। पर पता नहीं क्यों रॉड्रिक प्राइड को देखा देखा लगता है, लेकिन उसे याद नहीं आता उसने गेम में इसको कब और कहां देखा था। इन्हीं बातों के बीच रॉड्रिक कहता है, मैं फ्यूचर में आपकी मुलाकात अपने बेटे से जरूर करवाना चाहूंगा। फिर पार्टी से बाहर आके प्राइड मन ही मन बोलती है, अगर फ्यूचर में वो ईविल भी बन जाती है, जिस वजह से उसके भाई बहन जो अभी उससे प्यार करते हैं, फिर चाहे वो उससे नफरत भी करने लगे, तब भी वो अपनी पूरी कोशिश करेगी इस किंगडम और यहाँ के लोगों को बर्बाद होने से बचाने के लिए। फिर इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं, जहां अभी स्टाइल कार के साथ शॉट चलाने की ट्रेनिंग करके अपने आप का सेल्फ डिफेंस करना सीख रहा होता है। तो साइड में उसको ट्रेनिंग करता टियारा और प्राइड देख रही होती है। तब प्राइड टियारा को बताती है कि जिन सिबलिंग में खून का रिश्ता नहीं होता वो बड़े होने के बाद शादी कर सकते हैं, और ऐसा करना रॉयल फैमिली में बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में प्राइड और स्टाइल की शादी होगी। ये बात सुन के ट्रेनिंग करता हुआ स्टाइल शर्मा जाता है और हार जाता है। इसके बाद प्राइड कार्ल के साथ सेल्फ डिफेंस करने की ट्रेनिंग करती है और उसे बड़ी आसानी से हरा देती है, क्योंकि गेम के लास्ट बॉस मतलब विलन होने के नाते उसके पास एक बार देख के सबको मास्टर करने की चीट स्किल है। इतने अच्छे से प्राइड को वो फाइट करता देख स्टाइल कहता है, ऐसे पर्सन को मैं कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ जो मुझसे कई ज्यादा फाइटिंग करने में अच्छा है। इस पर प्राइड कहती है कि लेकिन अगर कोई मेल और स्ट्रॉन्ग आदमी मुझे पिन डाउन कर देता है तो उसको मैं नहीं हरा सकती, इसलिए तब तुम्हें ही मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। इन बातों के बीच प्राइड को लगता है जैसे गेम के मिडिल स्टोरी आते आते टीआर और स्टाइल के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हो गया था। वैसा अभी भी हो रहा है, पर असलियत तो ये होती है कि स्टाइल को टियारा से नहीं बल्कि प्राइड से प्यार हो रहा होता है, जो प्राइड बेचारी को पूरे एनीमे में समझ नहीं आने वाला। इसके बाद प्राइड, स्टाइल और कार्ल सोल्जर की ट्रेनिंग देखने और कैप्टन रॉड्रिक से मिलने नाइट ट्रेनिंग एरिया आते हैं, पर वहां आके उन्हें वाइस कैप्टन क्लार्क से पता चलता है कि रॉड्रिक न्यू रिक्रूट सोल्जर के साथ नेबरिंग कंट्री के साथ अलायंस में ट्रेनिंग करने गया है। और रॉड्रिक इसलिए साथ गए हैं क्योंकि नेबरिंग कंट्री की मिलिट्री से कोई भी बात नहीं हो पाई ट्रेनिंग को लेके, इसलिए रॉड्रिक न्यू सोल्जर के साथ गए हैं, जिससे वो ये भी देख सकते हैं कि फ्रेशिया किंगडम की बॉर्डर में अभी क्या चल रहा है। पर इस बात से स्टाइल गुस्सा हो जाता है क्योंकि सभी को पता है कि आज प्राइड नाइट आर्मी की ताकत और ट्रेनिंग देखने आने वाली थी, लेकिन प्राइड स्टाइल को शांत रहने को कहती है और बोलती है कि पार्टी में रॉड्रिक ने कहा था उसके सोल्जर बिना उसके भी बहुत अच्छे से काम और सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, इसलिए वो बिना रॉड्रिक के ही अंदर आ जाती है। जहां क्लार्क बताता है कि सोल्जर की रोज ट्रेनिंग और मॉक बैटल में हॉर्स राइडिंग और गन पावर की प्रैक्टिस होती है। लेकिन तभी एक सोल्जर भागा भागा वहां आके बताता है कि रॉड्रिक और न्यू रिक्रूट सोल्जर की नेबरिंग कंट्री जाते समय रास्ते पर उनके ऊपर अटैक हो गया है और क्लार्क वाइस कैप्टन है तो सभी को उसे ही ऑर्डर देना होगा। मीटिंग रूम में एक सोल्जर के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जो दोनों साइड वीडियो कॉल कर सकती है और इसी की मदद से रॉड्रिक बताता है कि नेबरिंग कंट्री के वो लोग जो इस बात के खिलाफ है कि दोनों कंट्री के बीच अलायंस हो रही है, उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया और हमारी एमओ खत्म होने वाली है और अभी हमारे लोग बस घायल हो रहे हैं। सिंपल शब्दों में उनके घोड़े खुल चुके हैं, मतलब वो डिसएडवांटेज में है। इस पर क्लार्क कहता है 30 मिनट में स्पेशल एबिलिटी यूजर आपकी मदद करने पहुंच जाएंगे कैप्टन, लेकिन तब तक एमओ और हीलिंग का सामान न होने की वजह से रॉड्रिक और बाकी लोग निपट सकते हैं, इसलिए यहाँ प्राइड स्टाइल को मदद करने को कहती है और सभी को बताते हैं कि जब तक स्टाइल को एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन पता है तब तक वो अपनी बॉडी वेट तक के आइटम किसी भी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी की मदद से। और ऐसा ही होता है, स्टाइल एमओ और हीलिंग आइटम रॉड्रिक लोगों के पास टेलीपोर्ट कर देता है। पर वहां एक सोल्जर कहता है इस पावर से हम लोग सीधा एनिमी लोगों के ऊपर बॉम्ब गिरा के ये लड़ाई आसानी से जीत सकते हैं। स्टाइल भी ऐसा करने के लिए रेडी है, बस प्राइड को उसे ऐसा करने का ऑर्डर देना है, लेकिन प्राइड ये सब नहीं करना चाहती और वो वहां मौजूद दोनों साइड के सोल्जर को स्टाइल की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को सीक्रेट रखने की रिक्वेस्ट करती है। और इन्हीं बातों के बीच क्लार्क बताता है कैप्टन रीइंफोर्समेंट आपके पास जल्दी आने वाली है
और वो सीधा क्लिफ पर जाकर ही एनिमी से लड़ाई करेंगे और आप लोग नीचे से भी एनिमी पर हमला करने पर रॉड्रिक कहता है रीइंफोर्समेंट को वार्न करो कि क्लिफ तक जाने के रास्ते में बहुत केयरफुल रहें क्योंकि वहां की जमीन थोड़ी लूज है। ये सुनते ही प्राइड को याद आता है गेम में लूज सॉइल होने की वजह से रीइंफोर्समेंट, एनिमी और रॉड्रिक के साथ गए सभी न्यू रिक्रूट सोल्जर क्लिफ टूटने की वजह से मारे गए थे। इसलिए वो ये बात सभी को बताती है कि मुझे अपने फ्यूचर देखने की पावर से पता चला है कि क्लिफ कभी भी गिर सकती है, इसलिए हम रीइंफोर्समेंट को क्लिफ से दूर सेफ रोकने को बोलना होगा और रॉड्रिक और न्यू रिक्रूट सोल्जर को क्लिफ से दूर जाने को कहना होगा। पर रॉड्रिक क्लिफ से दूर नहीं जा पाता है क्योंकि पहले हुई फाइट के दौरान उसके पैर पर एक बहुत बड़ा स्टोन गिरने की वजह से वो अपनी जगह से हिल तक नहीं सकता और रॉड्रिक के पास स्लैश नलिफिकेशन की स्पेशल एबिलिटी होने की वजह से वो किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे शॉर्ट से अपना पैर काट के भी अपने आप को आजाद नहीं कर सकता। इसका मतलब सिंपल है कि उसका मरना पक्का है, जिसको रॉड्रिक खुशी खुशी मान लेता है। तभी मीटिंग रूम में रॉड्रिक का बेटा आर्थर आकर अपने पापा को अपनी जान देने से मना करता है क्योंकि उनके जाने के बाद आर्थर और उसकी मम्मी कैसे अपना जीवन जी पाएंगे। इसलिए वो रॉड्रिक को किसी भी तरह वापस आने को कहता है, लेकिन ऐसा करना रॉड्रिक के लिए अब नामुमकिन है क्योंकि एनिमी लोगों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया होता है। इसलिए वो लास्ट टाइम अपने बेटे को नाइट का फाइनल लेसन देता है। तो आर्थर कहता है मुझे आपकी तरह नाइट नहीं बनना पापा, जिस पर उसके पापा कहते हैं तो मैं समझना होगा मेरे अंडर बहुत सारे सोल्जर आते हैं, अब चाहे तुम नाइट बनो या ना बनो लेकिन उनकी जान बचाना मेरा काम है क्योंकि वो फ्रेसिया किंगडम का भविष्य है और वैसे भी मैं एक हॉर्नेबल नाइट की तरह बैटलफील्ड में मरना चाहता हूँ। और इसी के साथ वन साइडेड फाइट शुरू होती है जहां रॉड्रिक बुरी तरह हार रहा होता है। क्लार्क अपने साइड से कम्युनिकेशन भी डिसेबल कर देता है जिससे एनिमी लोगों को फ्रेसिया किंगडम की मिलिट्री के बारे में और कोई जानकारी ना मिल सके। पर आर्थर अपने पापा को अपनी आंखों के सामने मरता देख रोने लगता है और इस सबसे प्राइड को भी बुरा लगता है कि वो सिर्फ देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकती मदद करने के लिए। लेकिन तभी उसे वीडियो कॉल में दूसरी तरफ एक आदमी दिखता है जिसको देख के प्राइड आर्थर के पास जाके बोलती है मैं तुम्हारे पापा को जिंदा वापस जरूर लाऊंगी क्योंकि मैं अपने किंगडम के किसी भी बंदे को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती। इसी के साथ वो स्टाइल को उसे बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट करने को कहती है। पहले तो स्टाइल ऐसा करने से सख्त मना कर देता है, पर जब प्राइड कहती है अगर मैंने अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया तो मैं एक अच्छी फ्यूचर क्वीन कैसे बनूंगी, और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। इन बातों को सुन के ना चाहते हुए भी स्टाइल प्राइड को टेलीपोर्ट कर देता है जहां बैटलफील्ड में जाते ही सबसे पहले गन से प्राइड एनिमी को घायल करती है और फिर अपनी तलवारबाजी से सभी एनिमी पर हमला कर देती है और इतने खतरनाक तरीके से सभी को काट डालती है कि बाकी बचे हुए लोग उसे मॉन्स्टर समझने लगते हैं। और एक 11 साल की लड़की को इतने अच्छे से फाइट करता देख रॉड्रिक भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और सभी एनिमी को मारने के बाद क्लिफ गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी प्राइड एक बंदे को रॉड्रिक को जोर से पकड़ने को कहती है अगर उसे अपनी जान बचानी है तो। और इसी के साथ प्राइड उस नए बंदे के कान में कुछ बोलती है और इसी के तुरंत बाद उन दोनों के ऊपर क्लिफ पूरी तरह से टूट कर गिर जाती है, मतलब वो लोग निपट जाते हैं। गेम में रॉड्रिक जब अपने सोल्जर को बचाते हुए मारा गया था तब गेम वाली प्राइड को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो उसका बाप नहीं था, बल्कि उसका कहना था कि हमारा नाइट कैप्टन बहुत नल्ला था इसलिए वो न्यू रिक्रूट सोल्जर को बचाने के लिए मारा गया। लेकिन उसकी मौत के बाद भी सभी न्यू रिक्रूट सोल्जर क्लिफ टूट के गिरने की वजह से मारे गए हैं तो इसमें किसी का फायदा नहीं हुआ। पर मान लो रॉड्रिक जिंदा रहता और आने वाले न्यू सोल्जर को ट्रेनिंग देता तो ज्यादा अच्छा होता, पर अब क्या कर सकते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन क्लार्क तुम अब से नए नाइट कैप्टन हो और जल्दी से न्यू रिक्रूट सोल्जर को नाइट आर्मी में भर्ती करो और इस सब इंसिडेंट को नल्ले और दिमाग से कमजोर रॉड्रिक की नाकामी मान के भूल जाओ। पर कॉल कट करने से पहले आर्थर को समझ आ जाता है कि प्राइड को फ्यूचर देखने वाली अपनी एबिलिटी से पहले ही पता था कि उसके पापा और सभी न्यू रिक्रूट सोल्जर क्लिफ टूट के उनके ऊपर ही गिरने की वजह से वो सब निपटने वाले हैं। तब भी उसने उन्हें वॉर नहीं किया बल्कि रॉड्रिक के मरने के बाद उनके बलिदान का मजाक उड़ा रही है। कैसी निर्दयी लड़की है ये। और इस बात को जान के आर्थर अपने पापा की मौत का बदला लेने का प्राइड से ठान लेता है, लेकिन एक कॉमनर होते हुए एक क्वीन के पास तो नहीं जा सकता, इसलिए वो प्लान बनाता है और अपने बाल काटते हुए डिसाइड करता है कि वो अपना एग्जिस्टेंस इस दुनिया से खत्म ही कर दे और अपने पापा की सभी चीजों को अपना के इस दुनिया का पापा बन जाएगा। मतलब रॉड्रिक जितना ताकतवर नाइट बनेगा और प्राइड को मार के अपना बदला पूरा करेगा। प्रेजेंट में सभी को लगता है कि रॉड्रिक और प्राइड क्लिफ टूट के गिरने की वजह से पिचके हुए आम की तरह राम जी को प्यारे हो गए हैं। पर तभी टूटे हुए स्टोन मलबे से सही सलामत वो तीनों जिंदा बाहर आते हैं और ये देख के दोनों साइड के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जबकि मीटिंग रूम में एक नाइट सोल्जर क्लार्क को आके बताता है
हमारे सोल्जर जिसमें नाइट कैप्टन भी शामिल है वो सभी लोग बुरी तरह घायल हैं, पर तब भी हमें बिना कोई कैजुअलिटीज मतलब हमारे साइड से कोई भी इस फाइट में नहीं निपटा। ये एक अच्छी खबर है, पर आर्थर और क्लार्क रॉड्रिक को जिंदा देख बहुत ज्यादा खुश हैं। क्लार्क रॉड्रिक का बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो रॉड्रिक के जिंदा रहने पर खुश है। और आर्थर का तो रॉड्रिक पापा है तो वो तो खुश होगा ही ना। लेकिन साइड में खड़ा स्टाइल अपने आप से बहुत नाराज है क्योंकि उसका छोटा है। अरे नहीं, बल्कि वो इसलिए नाराज है क्योंकि प्राइड को प्रोटेक्ट करने वाला वाव करने के बाद भी इतना नल्ला और कमजोर है कि वो प्राइड को बैटल फील्ड में टेलीपोर्ट करने के अलावा किसी भी काम का नहीं है। क्या मतलब इस दुनिया का पोर्टल बॉय है स्टाइल। दूसरी ओर बैटल फील्ड में प्राइड सोल्जर से कहती है स्पेशल एबिलिटी ब्लॉक करने वाले हैंड कफ से इस काले कपड़े वाले कलुए बंदे को कैप्चर करके जेल में डाल दो। पर सभी न्यू रिक्रूट सोल्जर सोच रहे होते हैं पूरा ठेला लाल है, पूरा ठेला लाल है, कपड़े पहने ये छोटंकी लड़की कौन है। इस पर रॉड्रिक सभी को बताता है कि ये हमारे फ्रेसिया किंगडम की फर्स्ट प्रिंसेस है। पर ये सुन के सभी नाइट है बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। पर काले कपड़े वाला आदमी जाते हुए कहता है ये कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। तुम लोग मेरी बात पर तभी भरोसा कर पाओगे जब तुम इस मॉन्स्टर को फाइट करते देखोगे। इन बातों के बाद रॉड्रिक प्राइड से कहता है प्रिंसेस आपकी रॉयल बग्गी आपको लेने आ रही है, इसलिए आप उस पर बैठ के अपने रॉयल पैलेस जाएं। लेकिन प्राइड ऐसा करने से सख्त मना कर देती है और कहती है कि मैं अनइंजर्ड हूँ, इसलिए आप सबसे पहले इंजर्ड नाइट को हील करने के लिए नाइट आर्मी कैंप ले जाएं। और कैप्टन आप भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, इसलिए आपको भी उनके साथ जाना चाहिए। पर इन बातों के इग्नोर मार के रॉड्रिक प्राइड को अपने बाहों में उठा के अपने साथ ले जाते हुए बोलते हैं मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं, इसलिए आप जल्दी से अपने रॉयल पैलेस जाएं। लेकिन प्राइड बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है जब वो देखती है कि उसके कपड़े फटने की वजह से उसके पैर और स्लिम थाई दिख रही है, इसलिए वो रॉड्रिक से उसे नीचे उतार के किसी से न्यू कपड़े लाने को कहती है। पर वहां उसकी कोई मेट तो नहीं थी जो राजकुमारी की बात का पालन करे, इसलिए रॉड्रिक अपनी जैकेट प्राइड को दे देता है। पर वो सभी न्यू रिक्रूट सोल्जर के साथ प्राइड के ऊपर हंस रहा होता है, ये सोचती हुई कि एक लड़की जो बिना डरे एनिमी को निपटा रही थी वो फटे हुए कपड़े और अपने गोरे गोरे पैर रिवील होने की वजह से शर्मा रही है। पर प्राइड को लगता है कि वो 11 साल की इसलिए उसकी थाई और पॉम्पम छोटे हैं और इसी का मजाक सभी बॉयज अभी उड़ा रहे हैं। पर तब भी वो है तो एक लड़की तो उसका शर्माना तो जायज ही है ना। इसके बाद रॉड्रिक के कहने पर रॉयल पैलेस में एक हॉल में नाइट आर्मी सोल्जर आर्थर तो दूसरे साइड प्राइड स्टाइल टियारा बस होते हैं। मतलब इन लोगों के अलावा हॉल के अंदर और बाहर कोई नहीं होता, इसलिए जो भी बात अंदर होने वाली है वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। इसी के साथ प्राइड सबसे पहले सभी नाइट सोल्जर का थैंक्स करती है क्योंकि उन सभी ने फर्स्ट प्रिंसेस की बैटल फील्ड में जाने वाली बात सीक्रेट रखी और इसलिए वो यहाँ मौजूद सभी लोगों से कहती है कि हॉल में कोई भी बिना डरे यानी रॉयल फैमिली के मेंबर से फालतू बात करने की पनिशमेंट मतलब सजा मिले मुझसे बात कर सकता है। तो रॉड्रिक सबसे पहले पूछता है उसने इतने अच्छे से शॉट चलाना और बंदूक चलाना कहाँ से सीखा। इसका जवाब प्राइड बड़ी शालीनता से देते कि शॉट चलाना उसने कार्ल से और बंदूक चलाना उसने नाइट कैंप आर्मी में देख के सीखा। ये सुन के सब हैरान होते हैं। पर इसके बाद रॉड्रिक प्राइड से पूछता है आपको कैसे पता वो काले कपड़े पहनने वाला बंदे के पास स्पेशल एबिलिटी है। तो इस पर प्राइड सच तो नहीं बता सकती कि उससे गेम खेलने की वजह से फ्यूचर की सभी चीजें पता है, इसलिए वो कहती है मेरे फ्यूचर देखने वाली पावर की मदद से मैंने देखा था कि वो बंदा क्लिफ गिरने के बाद अपनी अर्थ एंड वॉल मैनिपुलेशन एबिलिटी की मदद से जिंदा बच जाता है। फिर रॉड्रिक दूसरा सवाल पूछता है प्रिंसेस आपको बैटल फील्ड में आने की क्या जरूरत थी क्योंकि आपको जब अपने फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी से पता चल गया था कि क्लिफ गिरने वाली तो आप हमें पहले ही इन्फॉर्म कर देती। इस पर प्राइड कहती है ये सब बताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इतना ही नहीं स्टाइल अपनी एबिलिटी से सिर्फ एक बंदे को बैटल फील्ड में भेज सकता था और मेरे आने में थोड़ी देर होती तो रॉड्रिक आप निपट सकते थे। इस पर रॉड्रिक गुस्से से कहता है कि रॉयल फैमिली मेंबर वो भी एक प्रिंसेस जो हमारे किंगडम की फ्यूचर क्वीन है, उनका बैटल फील्ड में आके एक टुच्चे से नाइट आर्मी कैप्टन की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालना बहुत गलत था क्योंकि एक नाइट का काम है अपने देश के लोगों खासकर रॉयल फैमिली को बचाना और इसे एक गर्व का काम माना जाता है, लेकिन आपने ये सब मुझसे छीन लिया। इन बातों को सुन के प्राइड को समझ आता है कि अगर बैटल फील्ड में एक भी कदम उसने गलत उठाया होता और वो मारी जाती तो रॉड्रिक की हॉर्नेबल नाइट की डेथ गंदी नाली के कीड़े की तरह मानी जाती। यानी एक प्रिंसेस की डेथ के बाद सभी लोग यही बोलते कि एक नाइट कैप्टन अपने किंगडम की प्रिंसेस द्वारा बचाते हुए मारा गया। बताओ वो कितना नल्ला होगा जो 11 साल की प्रिंसेस को उसे बचाने आना पड़ा। पर जब प्राइड आर्थर को देख के उसका रोता हुआ फेस याद करती है तो वो कहती है कैप्टन तुम्हें नहीं पता तुम्हारी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, मान लो मैं हेल्प करने नहीं आती और तुम मारे जाते तो सोचो उन न्यू रिक्रूट नाइट सोल्जर को कौन तुम्हारी जितनी अच्छी ट्रेनिंग देके स्ट्रांग बनाता जिससे वो किंगडम की प्रजा को हर खतरे से बचा सकते, कोई नहीं ना। और दूसरी बात मैं इस किंगडम की होने वाली फ्यूचर क्वीन हूँ जो अपने किंगडम के किसी भी बंदे को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती, इसलिए अगर आपकी जगह कोई नॉर्मल लाइट या सिटीजन भी होता तब भी मैं उसे बचाने के लिए बैटल फील्ड में जरूर जाती।
क्योंकि मेरा धर्म ही अपने किंगडम के लोगों की सुरक्षा करना है। लेकिन मुझे पता है मेरा बैटलफील्ड में जाके फाइट करना बहुत गलत है, इसलिए रॉयल फैमिली की मेंबर होने के बावजूद मैं ऐसा करने के लिए आप सभी से तहे दिल से माफी मांगती हूँ। प्राइड की इन सभी बातों को सुन के क्लार्क कहता है, एज अ नाइट होने के नाते एक प्रिंसेस का बैटलफील्ड में जाना बहुत गलत है, पर एक दोस्त होने के नाते आपने मेरे बेस्ट फ्रेंड रॉड्रिक की जान बचा के पूरे नाइट आर्मी कैंप पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसका मैं प्रिंसेस आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तभी आर्थर भी प्राइड से उसके पापा की जान बचाने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता है और कहता है, मेरा एक सवाल है, मैंने बहुत सालों से एक नाइट बनने की ट्रेनिंग नहीं की है क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है, पर वो एक नाइट सोल्जर बनने में मदद नहीं कर सकती। मतलब वो फाइटिंग एबिलिटी नहीं है और अपनी स्पेशल एबिलिटी अवेकन करने के बाद से मैंने नाइट सोल्जर बनने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि मैं एक नल्ली स्पेशल एबिलिटी जो फाइट में काम नहीं आने वाली उसके होते हुए नाइट के एग्जाम को फेल करता, तो मैं इस सब से अपने पापा को सभी के सामने शर्मिंदा करता, इसलिए मैंने अपने नाइट बनने का सपना ही छोड़ दिया। पर आज जब मैंने अपने पापा को अपनी आंखों के सामने ऑलमोस्ट मरता देखा, तब मैंने ठान लिया कि मैं अपने पापा से भी ताकतवर नाइट बनना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने करीबी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो आप बताइए, जिसने सालों से नाइट सोल्जर बनने की ट्रेनिंग नहीं की, वो एक नाइट बन सकता है या नहीं? प्राइड को जब आर्थर का नाम पता चलता है तो उसे तुरंत याद आता है कि गेम में आर्थर नाइट कैप्टन था और टियारा के सभी लवर में से सिर्फ केवल वही इतना तलवारबाजी में ताकतवर था कि लास्ट बॉस प्राइड को भी हरा सकता था। पर अभी प्राइड हमें आर्थर की ट्रू स्पेशल एबिलिटी के बारे में नहीं बताती कि वो क्या है। इन बातों को याद करके प्राइड आर्थर से कहती है, मैंने फ्यूचर देखा है जहाँ तुम एक हॉर्नेबल नाइट जरूर बनोगे। पर उसके कान में धीरे से बोलती है, अगर मैं फ्यूचर में किंगडम के लोगों के लिए एनिमी बन जाती हूँ तो मुझे बिना सोचे समझे निपटा देना, और मैंने फ्यूचर में ये सब नहीं देखा, बस तो मैं ऐसा ही बता रही हूँ। आर्थर को लास्ट बात तो समझ नहीं आती, पर तब भी वो वादा करता है कि मैं एक नाइट बनने के बाद प्राइड को हर खतरे से प्रोटेक्ट करूंगा। इन बातों के बाद रॉड्रिक भी दिल से रोते हुए प्राइड का उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है, पर सबसे ज्यादा इस बात से वो खुश है कि उसका बेटा आर्थर फिर से नाइट बनने के अपने सपने को पूरा करने को रेडी हो गया है। आर्थर भी मन ही मन कहता है, मुझे नहीं पता प्रिंसेस प्राइड ने ऐसा क्यों बोला कि अगर मैं फ्यूचर में किंगडम के लोगों के लिए एनिमी बन जाती हूँ तो मुझे मार देना, पर मैं ये पक्का वादा और वाव करता हूँ, जैसे आपने मुझे आज बचाया है वैसे ही मैं आपको हर खतरे से प्रोटेक्ट करूंगा और उन सभी लोगों को मार दूंगा जो भी आपके रास्ते की रुकावट बनेंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको कभी भी रॉन्ग पाथ में जाके इविल बनने नहीं दूंगा प्रिंसेस प्राइड। आर्थर हमें बताता है कि वो बचपन से ही नाइट बनने की ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि उसके पापा भी एक अनडिफीटेड नाइट थे जिनके पास स्लैश नलिफिकेशन की स्पेशल एबिलिटी थी, जिस वजह से कोई भी स्लैश उन्हें इंजर्ड नहीं कर सकता था। और इसी वजह से आर्थर भी अपने पापा जैसा स्ट्रॉन्ग नाइट बनने के लिए उनसे ट्रेनिंग ले रहा था और सब लोग काफी खुश थे। फिर एक दिन आर्थर को पता चलता है कि उसकी स्पेशल एबिलिटी अवेकन हो गई है, जिससे वो किसी भी प्लांट को बहुत जल्दी ग्रो और सख्त और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इस बात से उसकी फैमिली तो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन बाकी लोगों को ये पसंद नहीं आता, खासकर वो 4 लोग जो हर जगह मिल जाते और कहते हैं, एक हॉर्नेबल नाइट कैप्टन के बेटे के पास इतनी बेकार स्किल है जो कॉम्बैट में काम की भी नहीं है। बताओ ये कितनी बेइज्जती वाली बात है। हट। उनकी ये बातें सुनकर और खुद एक्सपीरियंस करके आर्थर समझ जाता है कि चाहे वो जितनी भी मेहनत कर ले, वो उसके पापा जितना स्ट्रॉन्ग नाइट नहीं बन सकता कभी भी, क्योंकि उसके पास कॉम्बैट ओरिएंटेड स्किल नहीं है। इसलिए वो नाइट बनने का सपना छोड़ देता है और फार्मर बन के अपना जीवन जीने का ठान लेता है। लेकिन प्रेजेंट में वो फिर से अपना सपना पूरा करना चाहता है, क्योंकि उसने अपने पापा को अपनी आंखों के सामने ऑलमोस्ट मरते हुए देखा था। तभी वहां रॉड्रिक सुबह लेट घर आता है, क्योंकि वो रात भर क्लार्क के साथ माल तेज कर रहा था, मतलब वो ड्रिंक कर रहा था। पर इतना थका होने के बाद भी वो कहता है कि आर्थर बेटा, मैं तुम्हारे साथ शॉर्ट ट्रेनिंग अभी भी कर सकता हूँ, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद बाप बेटे की मॉक बैटल स्टार्ट होती है, जहाँ आर्थर बहुत जल्दी हार जाता है। लेकिन रॉड्रिक हैरान होता पूछता है, क्या तुमने इतने सालों में कभी भी शॉर्ट चलाने की ट्रेनिंग नहीं की? आर्थर कहता है, पापा आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, जब आपको पता है मैंने सालों से तलवार को हाथ भी नहीं लगाया है। लेकिन रॉड्रिक और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि फाइट के दौरान उसकी शॉट आर्थर के शॉट की वजह से थोड़ी डैमेज हो जाती है, जिससे ये साफ साफ प्रूव होता है कि आर्थर स्वॉर्डमैनशिप में रॉड्रिक से भी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी आर्थर की मॉम और रॉड्रिक की आइटम वहां आते हुए पूछती है, सुबह सुबह बाप बेटे क्या कर रहे हैं? जहां बातों बातों में मम्मी को पता चल जाता है कि रॉड्रिक के साथ कुछ गलत हुआ था, क्योंकि लड़कियों से कुछ भी छुपाना बहुत मुश्किल है, फिर चाहे तुम इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम का बहाना मारकर बचने की कोशिश क्यों न कर लो। पर रॉड्रिक अपनी वाइफ को ये नहीं बताना चाहता कि वो कल बैटलफील्ड में ऑलमोस्ट भगवान को प्यारा होने वाला था, इसलिए वो अपनी शॉट छोड़कर वहां से दुम दबा के भाग जाता है।
फिर हमें गेम का एक सीन दिखाया जाता है जहां नाइट कैप्टन बन चुका आर्थर टियारा को अपने आप को टच करने से मना करता है क्योंकि वो इविल प्राइड पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि प्राइड को पहले से ही पता था क्लिफ टूट कर गिरने वाली है और सब लोग मारे जाएंगे, फिर भी उसने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन आर्थर को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर होता है कि उसके पापा के मरने के बाद प्राइड उनके निपटने का मजाक उड़ा रही थी इंस्टेड ऑफ उसे कंसोल करने के। और क्योंकि टियारा प्राइड की बहन है तो आर्थर ये भी सोचता है कि दोनों बहन के अंदर एक ही खून है, क्योंकि उनके पापा एक ही हैं, इसलिए वो इनडायरेक्टली टियारा से भी नफरत करता है। सीन फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां प्राइड ये सब सोच रही होती है, तभी उसके आई साइड बैठे स्टाइल और टियारा उससे पूछते हैं, दीदी आपको क्या हुआ, आप इतनी सन्ने बन्ने क्यों हो? तो प्राइड तुरंत बात टाल देती है और कहती है वो बस मैं ये सोच रही थी आर्थर ने अपनी शॉर्ट ट्रेनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट की या नहीं। इस पर सब लोग कहते हैं कि आपने उसे इतना अच्छा मोटिवेट किया कि वो जरूर अभी प्रैक्टिस ही कर रहा होगा। इसके बाद तीनों नाइट आर्मी कैंप पहुंचते हैं। वहां प्राइड एनिमी को बुरी तरह तलवारबाजी से निपटाने की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो चुकी होती है, इसलिए जैसे ही वो कैंप आती है नए और पुराने सोल्जर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी रॉड्रिक भागते हुए वहां पहुंचता है और वो इतनी जल्दी में आया होता है कि रास्ते में टकरा कर अपने माथे में चोट भी लगा लेता है। ये देख के प्राइड मन ही मन बोलती है, मैं रॉड्रिक से पूछना तो चाहती हूँ कि आपको ये चोट कैसे लगी, पर अगर मैं ये सवाल पूछ लेती हूँ तो रॉड्रिक की सभी के सामने बेइज्जती हो जाएगी कि एक नाइट कैप्टन होते हुए वो किसी छोटी सी चीज से इंजर्ड हो गया, बताओ। इस पर क्लार्क प्राइड को बताता है कि रॉड्रिक अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो सोल्जर को ट्रेन करने आ गया। इतना ही नहीं, कल रात से आज सुबह तक उन्होंने मेरे साथ काफी ज्यादा माल तेज किया, इसलिए उनकी अभी ये हालत है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि रॉड्रिक अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल और खुश है, मतलब वो बेटा पगलू है सिंपल शब्दों में। इस पर रॉड्रिक खुद कहता है कि वो बेटा पगलू क्यों ना हो, क्योंकि इतने सालों बाद उसके बेटे ने फिर से नाइट बनने का सपना जीना शुरू किया है और आज तो उसने उसके साथ ट्रेनिंग भी की। इन बातों के बीच आर्थर वहां आता और कहता है पापा आप अपनी शॉट घर पर ही भूल गए थे और ये सब कल रात ज्यादा माल तेज करने की वजह से हुआ है। जब आर्थर की नजर वहां प्राइड को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है और वहां मौजूद सभी नाइट को पता होता है कि आर्थर प्राइड को पसंद करता है, इसलिए वो उसे छेड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि क्लार्क भी पीछे नहीं हटता और कहता है कि आर्थर तुम प्रिंसेस प्राइड से कुछ जरूरी बात करना चाहते थे ना। इस पर आर्थर गुस्से से कहता है जब मैं एक नाइट बन जाऊंगा तो मैं खुद उनसे पर्सनली जाके वो बात बोल दूंगा, तो तुम ज्यादा इस समय बीच में मत पड़ो वर्जिन नल्ले कहीं के। प्राइड भी आर्थर की शॉर्ट ट्रेनिंग करने वाली बात से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी टियारा कहती है बड़ी बहन हम लोग तो यहाँ कैप्टन रॉड्रिक की जैकेट वापस करने आए थे ना। जब रॉड्रिक अपनी जैकेट लेता है तो उसे प्राइड का वो इंसिडेंट याद आता है जहां वो अपने कपड़े फटे होने की वजह से बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। प्रेजेंट में ये याद करके रॉड्रिक बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है, लेकिन उससे प्राइड गुस्सा हो जाती है और वापस जाते हुए कहती है कि रॉड्रिक अगर तुमने उस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी बताया और कभी भी बातें की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। पर जाने से पहले स्टाइल आर्थर के पास जाता और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शॉर्ट ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और आज के लिए मैं तुम्हें अपना ट्रेनिंग पार्टनर चुनता हूँ। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन स्टाइल कहता है कि अगर आज की शॉर्ट ट्रेनिंग अच्छी जाती है और तुम एक अच्छे पार्टनर साबित होते हो तो मैं तुम्हें रोज रॉयल पैलेस में आने के लिए इन्वाइट करूंगा। मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इससे हम दोनों साथ में स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। इस बात पर आर्थर भी रेडी हो जाता है। फिर रॉयल पैलेस के ट्रेनिंग रूम में स्टाइल आर्थर को कोई भी वेपन चूज करने को कहता है ट्रेनिंग करने के लिए और बोलता है कि हम दोनों यहाँ अकेले हैं, इसलिए हमें फॉर्मली बात करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ना मैं तुम्हें लॉर्ड कहूंगा और ना तुम मुझे प्रिंस कहना, क्योंकि तुम मुझसे सिर्फ 1-2 साल ही तो बड़े हो। इस बात पर आर्थर पहले थोड़ा हिचकिचाता है। तब स्टाइल कहता है कि पहले मैं तुमसे फॉर्मली बात करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो तुम भी मुझसे फॉर्मली बात कर लेना। फिर उन दोनों की शॉर्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहाँ स्टाइल तुरंत समझ जाता है कितने सालों तक ट्रेनिंग न करने के बाद भी आर्थर शॉट चलाने में बहुत ही ज्यादा माहिर है, इसलिए वो उससे कहता है कि आने वाला नाइट एग्जाम तुम जरूर देना। ये सुनकर आर्थर बहुत ही ज्यादा हिचकिचाता और कहता है कि मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हूँ कि नाइट एग्जाम पास कर सकूं। तब स्टाइल कहता है कि जरूरी नहीं है कि तुम इस साल पास करो, अगर इस साल पास नहीं हुए तो अगले साल करना और अगले साल भी नहीं पास हुए तो उसके अगले साल एग्जाम पास कर लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जितना जल्दी हो सके नाइट एग्जाम क्लियर करो और एक नाइट सोल्जर बनो। इसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बड़ी बहन प्रिंसेस प्राइड को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि मुझे पता है
जैसे वो पिछली बार बैटलफील्ड में बिना सोचे समझे कूद गई थी सबको बचाने के लिए, वैसे ही फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो फिर से बिना सोचे समझे कूद जाएगी। लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हर किसी को हरा सके, और मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि उन्हें हर मुसीबत से प्रोटेक्ट कर सकूं। पर सबसे मेन बात यह है कि मुझे लगता है कि मेरी बड़ी बहन किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा डरी डरी रहती है, और वो क्या है वो मुझे नहीं पता। ये सुन के आर्थर को याद आता है कल प्रिंसेस प्राइड ने उसके कान में जो बोला था, क्या वो उसी बात से डरती हैं? पर स्टाइल ये भी क्लियर करता है कि वो इस समय आर्थर की मदद इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसने कल देखा था कि जब पिछले दिन आर्थर ने लाइफ टाइम प्राइड की रक्षा करने की बात बोली थी, तब तुमने इनडायरेक्टली प्राइड को ये वाव दे दिया था कि तुम हर कीमत पर उसे प्रोटेक्ट करोगे। और ऐसा वाव मैंने भी लिया है, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। बस इतना समझ लो कि आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ प्रिंसेस प्राइड की वजह से ही हूँ। लेकिन मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि अपनी बड़ी बहन को हर मुसीबत से प्रोटेक्ट कर सकूं, इसलिए मैं शील्ड बनकर प्राइड को उन चीजों से प्रोटेक्ट करूंगा जहाँ दिमाग का उपयोग हो, और उन लोगों से भी प्रोटेक्ट करूंगा जो पावरलेस है। और आर्थर तुम स्वॉर्ड बनकर प्राइड को उन लोगों से प्रोटेक्ट करना जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हम दोनों ने ही प्रिंसेस प्राइड को प्रोटेक्ट करने का वाव लिया है। ये सब सुनकर आर्थर मन ही मन कहता है कि स्टाइल ने जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल सच है। लेकिन वो कहता है मुझे नहीं पता कि मैं नाइट एग्जाम पास कर पाऊंगा या नहीं। इस पर स्टाइल कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम एक ना एक दिन नाइट जरूर बनोगे, वो भी सबसे पावरफुल वाले। इस पर आर्थर कहता है सिर्फ मैं ही नहीं तुम भी बहुत स्ट्रांग बनोगे, क्योंकि मैं नाइट कैंप में जो भी अपने पापा और बाकी नाइट से सीखूंगा वो सब मैं तुम्हें रॉयल पैलेस आकर सिखाऊंगा, और जो तुम रॉयल पैलेस के इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लोगे वो तुम मुझे सिखाना। इससे हम दोनों साथ स्ट्रांग बनेंगे और प्रिंसेस प्राइड को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर आर्थर ये भी कहता है कि लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपनी फेक स्माइल करना मेरे सामने बंद करना होगा, क्योंकि इस स्माइल को देखकर तुम पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, तुम्हारी ये फेक स्माइल मुझे बहुत ही ज्यादा क्रीपी भी लगती है। मुझे इस सब के बारे में इसलिए पता है क्योंकि मेरे पापा की स्माइल भी तुम्हारी तरह फेक है, लेकिन इसके उल्टा मेरी मॉम दिल से खुश होकर स्माइल करती है। स्टाइल को लगता है कि वो अच्छी फेक स्माइल देता था, लेकिन आर्थर का पॉइंट ऑफ व्यू जानकर वो काफी हैरान होता है। इसी तरह दोनों बात करते हुए अपनी ट्रेनिंग करते हैं और धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन में प्राइड अपने किंगडम की लॉ बुक को बहुत ही ध्यान से पढ़ रही होती है, और उसके पास एक चीट एबिलिटी होती है जिससे वो किसी भी चीज को सिर्फ एक बार देखकर हमेशा के लिए याद रख सकती है। इसी का फायदा उठाकर वो सब कुछ याद कर लेती है, क्योंकि उसे याद आता है कि गेम वाली प्राइड ने फिल्थी कॉन्ट्रैक्ट के बाद अपने किंगडम के लॉ का गलत यूज करके बहुत बुरे काम किए थे और सबको परेशान किया था, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती, इसलिए वो लॉ को प्रॉपरली समझ रही होती है। उसके सामने टियारा बैठी होती है जो फ्लावर डेकोरेशन वाली बुक पढ़ती है। ये देखकर प्राइड को याद आता है जब वो पहली बार 3 साल पहले टियारा को लाइब्रेरी लाई थी, तब टियारा हमेशा रोमांटिक बुक चूज करती थी जिनकी हैप्पी एंडिंग हुआ करती थी। इसी बीच प्राइड टियारा से पूछती है उसे किस तरह का किंग और हीरो पसंद है बुक में, और उसकी फेवरेट बुक कौन सी है। इस पर टियारा बताती है ये उसकी फेवरेट बुक है क्योंकि इसका हीरो स्टाइल जैसा दिखता है और हीरोइन बिल्कुल प्राइड जैसी। ये सुनकर स्टाइल शर्मा कर टेबल पर गिर जाता है, लेकिन प्राइड को लगता है कि स्टाइल को अपना नाम उसके साथ जोड़ना पसंद नहीं आया क्योंकि वो टियारा से प्यार करता है, लेकिन ये प्राइड की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। इसके बाद दोनों बहन अपनी मॉम क्वीन रोजा के पास आती हैं। क्वीन बताती हैं कि उन्होंने यहाँ उन्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि जो नाइट कैप्टन रॉड्रिक और न्यू रिक्रूट सोल्जर पर अटैक करने के पीछे था उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। चांसलर गिलबर्ट बताते हैं कि फ्रेशिया किंगडम की जो अलायंस नेबरिंग किंगडम के साथ थी उससे एक थर्ड फैक्शन को प्रॉब्लम थी, इसलिए उन लोगों ने सबसे पहले नेबरिंग कंट्री के सोल्जर को पकड़कर उनसे ये इन्फॉर्मेशन निकाली कि हमारे सोल्जर कब कहां और कितने बजे क्लिफ से गुजरेंगे। फिर उसी इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाकर उन्होंने हम पर अटैक कर दिया और इस सब में वेल ने उनकी मदद की थी, पर उसको ये काम करने के लिए किसने हायर किया ये बात उसे नहीं मालूम। सिंपल शब्दों में ये है कि थर्ड फैक्शन कौन है इसके बारे में हमें अभी कोई भी जानकारी नहीं है। फिर क्वीन रोजा कहती है प्राइड मैंने एल्बर्ट से सुना है तुम किंगडम की लॉ बुक पढ़ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें अथॉरिटी देती हूँ कि जिस क्रिमिनल को हमने पकड़ा है उसके क्राइम के हिसाब से आज तुम उसे सजा दोगी। तभी वहाँ काले कपड़े पहने हुए कलूटे मतलब सावले आदमी को लाया जाता है जिसका नाम है वेल। यहाँ पर प्राइड बताती है उसने वीडियो कॉल में बैटल के दौरान वेल को तुरंत इसलिए पहचान लिया था क्योंकि गेम में इविल प्राइड ने टियारा के रास्ते में मुसीबत खड़ी करने के लिए बहुत सारे लोगों को हायर किया था और उन्हीं में से एक वेल भी था। चांसलर गिलबर्ट बताते हैं कि वेल को पता है कि नेबरिंग कंट्री के सोल्जर को पकड़कर कहां रखा गया है और अगर ये कैदी हमें उनकी लोकेशन नहीं बताता तो हम किसी भी कीमत में उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे जल्दी। क्वीन रोजा प्राइड से पूछती है कि बताओ तुम इस क्रिमिनल पर क्या जजमेंट पास करोगी। प्राइड समझ जाती है ये एक टेस्ट है ये देखने के लिए कि क्या वो फ्यूचर क्वीन बनने लायक है या नहीं।
और फ्यूचर क्वीन बनने के बाद वो डिसीजन कैसे लेगी और क्रिमिनल को उनके क्राइम के हिसाब से क्या पनिशमेंट देगी। प्राइड भी पीछे नहीं हटती और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो सोचती है कि अगले कुछ सालों में शायद वो मार ही जाएगी। लेकिन टियारा जो गेम की हीरोइन है इसलिए वो फ्रेसिया किंगडम की ट्रू क्वीन बनेगी, इसलिए टियारा को सीखना होगा कि फ्यूचर में टफ डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। इसलिए प्राइड वेल को पनिशमेंट देने के लिए रेडी हो जाती है। फिर सबसे पहले प्राइड कहती है कि फ्रेसिया किंगडम के लॉ के हिसाब से किसी भी सिटीजन या आर्मी ऑफिसर पर अटैक करने की सजा या तो एग्जीक्यूशन होती है या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। लेकिन ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हमें नेबरिंग किंगडम के सोल्जर को सेफली वापस लाना है, इसलिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला, सोल्जर को उनकी किस्मत पर छोड़ दो, मतलब मरने दो। दूसरा, वेल से इंफॉर्मेशन लेकर सोल्जर को बचा लेना और बाद में वेल को खत्म कर देना। और तीसरा, वेल को इज्जत के साथ छोड़ देना है लेकिन उस पर कॉन्ट्रैक्ट और फिल्दी अप्लाई करके उसे किसी भी गलत काम करने से रोक देना। फिर प्राइड वेल के पास जाती और कहती कि बताओ तुम जिंदा रहना चाहते हो या नहीं, और अगर तुमने बैटलफील्ड वाली फालतू बातें यहाँ भी बोली तो तुम्हें तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। ये सुनकर वेल डर जाता है और तुरंत कहता है कि वो सब कुछ बताने के लिए रेडी है और उनके साथ कोऑपरेट भी करेगा क्योंकि उसे अपनी जान बहुत ही ज्यादा प्यारी है। इसके बाद दोनों कॉन्ट्रैक्ट और फिल्दी साइन कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त प्राइड कहती है कि एक जिंदा इंसान का मास्टर बन जाना बहुत ज्यादा क्रूअल और अजीब बात है और ये सब वो अपने रियल वर्ल्ड में कभी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब वो इस गेम की दुनिया में ये सब कर रही है और वो सोचते हैं कि अब वो धीरे धीरे इविल क्वीन प्राइड बनती जा रही है जो वो ये सब बिना डरे कर पा रही है आसानी से। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वेल को कुछ स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन बताए जाते हैं जिसे उसे हर हाल में फॉलो करना ही होगा। पहले, वो किसी भी रॉयल फैमिली मेंबर पर अटैक नहीं कर सकता। दूसरा, उसे हर हाल में रॉयल फैमिली के मेंबर की जान बचानी होगी, चाहे अपनी जान रिस्क में डालनी ही क्यों न पड़े इस समय उसे। तीसरा, वो अपनी किसी कीमती और प्यारी चीज को खो देने पर या ले जाए जाने पर उसे वापस पाने के लिए फाइट नहीं कर सकता। चौथा, वो सिर्फ वही पैसे यूज कर सकता है जो उसने अपनी मेहनत से कमाए हों। और लास्ट, उसे हर रॉयल फैमिली मेंबर के ऑर्डर फॉलो करने होंगे। दूसरे दिन स्टाइल प्राइड के पास आता और बताता है कि वेल की मदद से उन्होंने नेबरिंग किंगडम के सोल्जर को सेफली रेस्क्यू करके वापस भेज दिया है। उसके बाद स्टाइल थोड़ी सख्ती से कहता है कि प्राइड, अगली बार जब भी तुम वेल से मिलने जाओ तो मुझे साथ ले जाना। इतना ही नहीं, जब भी मदर, फादर या गिलबर्ट के पास तुम्हें बुलाया जाए तब भी तुम मुझे अपने साथ जरूर ले जाना, ये बात बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद प्राइड हॉल में वेल को बुलाती और कहती है कि मैं तुम्हें फ्री करने वाली हूँ, तो बताओ अब से तुम अपनी जिंदगी कैसे जियोगे। इस पर वेल कहता है उसे नहीं पता कि वो अपनी जिंदगी अब कैसे जिएगा, लेकिन उसे फ्री करने से पहले प्राइड उसे 2 और ऑर्डर देती है। पहला, अगर कभी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आए जहां टियारा और प्राइड दोनों की जान खतरे में हो तो वेल हमेशा टियारा को ही प्रोटेक्ट करे, और अगर इसमें उसे प्राइड के किसी ऑर्डर को इग्नोर करना पड़े तो वो ऐसा कर सकता है। दूसरा ऑर्डर यह है कि जब भी वेल किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाए जहां वो दिल से किसी की मदद करना चाहता हो तो वो सीधा प्राइड के पास आकर मदद मांगे। वेल को समझ नहीं आता प्राइड ने ये सब ऑर्डर क्यों दिए, लेकिन फिर भी वो शांति से वहां से चला जाता है मजबूरन। वेल के जाने के बाद स्टाइल पूछता है कि तुमने उसे फ्री क्यों किया और ऐसे ऑर्डर क्यों दिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो उस जैसे क्रिमिनल का मर जाना ही बेहतर है। इस पर प्राइड कहती है कि मैंने वेल को पहले ही ऐसे रूल से बांध दिया है जिससे वो चाह कर भी अपने लिए या किसी और के लिए फाइट बैक नहीं कर सकता, इसलिए अगर कभी उसकी जान खतरे में आए तो वो मेरे पास मदद के लिए आ सकता है जिससे उसकी जान बच जाएगी। फिर प्राइड मन ही मन सोचती है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि फ्यूचर में मैं खुद वेल से कई ज्यादा डेंजरस क्राइम करने वाली हूँ, तब भी मुझे जीने का हक होगा। तो वेल जैसे जीना है तो उसे भी एक और चांस मिलना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सब कुछ खत्म होने के बाद टियारा रोती हुई प्राइड से कहती है, बड़ी बहन तुम फ्यूचर क्वीन बनने वाली हो, लेकिन तुमने वेल से ये क्यों कहा कि वो मुझे प्रोटेक्ट करे, तुम्हें नहीं? क्या मैं तुम्हारे सामने इतनी कमजोर हूँ कि कोई भी मुझे मार सकता है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, फिर वेल सिर्फ तुम्हें ही प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर प्राइड टियारा को गले लगाती है और कहती है, ऐसा नहीं है पगली, लेकिन मैंने ये ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे प्रेशियस चीज हो और मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर वो स्टाइल को भी पास बुलाकर कहती है, स्टाइल मैं तुमसे भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि मैं तुम दोनों की बड़ी बहन जो हूँ। इसके बाद हमें पास्ट की एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ टियारा पूछती है, बड़ी बहन तुम्हें किस तरह का लड़का मतलब बुक मेकिंग पसंद है? तब प्राइड एक भाई बहन वाली पिक्चर दिखाकर कहती है, मैं बस ये चाहती हूँ कि हम तीनों हमेशा साथ रहें और प्यार भरी जिंदगी जिएं। और फिर वो मन ही मन कहती है, फ्यूचर में मैं जितनी भी इविल क्वीन और पर्सन क्यों ना बन जाऊं, तुम दोनों इस बात को कभी नहीं भूलना कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद वो दोनों स्टाइल के साथ मिलकर ट्रेनिंग रूम पर आते हैं जहाँ आर्थर प्राइड को देखकर बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। वहाँ प्राइड और टियारा पूछती है, आर्थर क्या हम दोनों यहाँ बैठकर तुम्हारे और स्टाइल की शॉर्ट ट्रेनिंग प्रैक्टिस देख सकते हैं? इस पर आर्थर खुशी खुशी मान जाता है।
फिर इसी तरह कुछ महीनों का समय बीत जाता है और आर्थर के नाइट एग्जाम का दिन आ जाता है। इससे पहले टियारा और प्राइड फ्लावर फील्ड में फूल तोड़ रहे होते हैं और फिर वो ट्रेनिंग रूम पर वापस आते हैं, जहां टियारा स्टेल और आर्थर को बताती है कि बिग सिस्टर ने तुम दोनों के लिए तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से फ्लावर पिक किए हैं। प्राइड उन दोनों को उनके फ्लावर का मीनिंग बताती है और उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलती है जो बिल्कुल वेडिंग वाव जैसी लगती है। और अपनी तारीफ प्राइड के मुंह से सुनकर स्टेल और आर्थर दोनों शर्मा के लालम लाल हो जाते हैं। फिर टियारा बताती है कि मैंने तुम दोनों के लिए फ्लावर क्राउन भी बनाया है, लेकिन मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैं बिग सिस्टर के लिए क्राउन नहीं बना पाई। ये सुनकर आर्थर और स्टाइल कहते हैं क्या तुम हमें फ्लावर क्राउन बनाना सिखा सकती हो। इस पर टियारा मान जाती है और उन्हें फ्लावर से क्राउन बनाना सिखाती है। ये सब देखकर प्राइड कहती है कि टियारा आर्थर और स्टाइल के साथ कितनी खुश लग रही है। फिर क्राउन बनाने के बाद स्टाइल और आर्थर वो क्राउन प्राइड को डेडिकेट कर देते हैं, क्योंकि पहली बात प्राइड ने उन्हें बहुत मोटिवेट किया था और दूसरी बात टियारा प्राइड के लिए क्राउन बना नहीं पाई थी, इसलिए टियारा के कहने पर वो क्राउन प्राइड को पहना देते हैं। फिर प्राइड भी टियारा को एक फ्लावर क्राउन पहनाती है ताकि वो अपने आप को अकेला फील ना करे। इसी तरह वो चारों मिलकर मस्ती करते हैं और फिर आर्थर के नाइट एग्जाम का टाइम हो जाता है तो वो एग्जाम देने चल पड़ता है। तब स्टाइल कहता है प्राइड क्यों ना हम भी प्रैक्टिस फील्ड चलते हैं जहां हम आर्थर के लिए चीयर करेंगे और उसका नाइट एग्जाम देखेंगे। और इसी तरह वो तीनों कार्ट से प्रैक्टिस फील्ड की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां कार्ट में प्राइड मन ही मन सोचती है कि मुझे इस बात का एहसास अब जाकर हुआ है कि मैं 13 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन जहां 5 साल पहले मेरी लाइफ बिल्कुल कलरलेस थी और मेरे पास कोई अपना कहने को नहीं था, लेकिन 5 साल बाद मेरी दुनिया बहुत सारे रंग और खुशियों से भर गई है और मेरे पास बहुत सारे लोग हैं अपना कहने को।